नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। आज हमारे साथ सुशांत सिंह हैं। अब सुशांत सिंह कौन है? देखने में तो बड़ा छोटा सा नाम लगता है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि बाबा साहब डॉक्टर ही नहीं, तमाम देश के लोगों को पानी पीने से रोका जाता था, उनको पढ़ने से रोका जाता था। लेकिन लंदन के अंदर एक बच्चे ने अपना परचम लहराया है और वही हैं सुशांत सिंह, जो आज हमारे साथ हैं। स्वागत है सुशांत भाई आपका हमारे चैनल में। जय भीम। जय भीम साहब। सबसे पहला सवाल आपसे रहेगा कि आपने एक तंग गलियों से निकलकर लंदन तक का सफ़र कैसे तय किया, जबकि जिसकी परछाई से लोग डरते थे, आज लंदन में जाके वो शिखर पर जाके और एक युवा छात्र नेता बन गए। कैसा रहा ये सफ़र और कैसे पहुंचे आप वहां तक? जी, थैंक यू सो मच। ये सारा सफ़र का मोटिवेशन ही स्ट्रगल रहा। जी। तो जैसे कि जिस तरीके से हमारी फैमिलीज़ हैं, जनरेशन टू जनरेशन बहुत स्ट्रगल किया है, हमारे समाज ने स्ट्रगल किया है, जी। उसी तरह की व्यवस्था को देखते हुए जी। उसी तरह की व्यवस्था को देखते हुए कि हम किस तरीके से अपने आप को इस शोषित होने से बचा सकते हैं और एक सामाजिक कार्य में अपने आप को लगा सकते हैं, अपने आप को विकसित कर सकते हैं। और बाबा साहब को बचपन से पढ़ते हुए, देखते हुए, उनके सिद्धांतों को फॉलो करते हुए एक दिल में एक जज्बा आया कि हमें भी पढ़ लिख कर बड़ा बनना है। जी। और इसके अंदर सबसे बड़ा भागीदार रहे मेरे पूर्वज, जी। जिसके अंदर जैसे हमारे बाबा जो दादा थे सुमेरा सिंह, उन्होंने काफ़ी बड़ा एक रेवोल्यूशन लेकर आए कि जो हमारी जाति के आधार पे जो हमारा काम होता था उसको रुकवाया। फिर उसके बाद हमारे मेरे माँ बाप जो थे, उन्होंने बहुत सपना देखा कि अपने बच्चों को शिक्षित बनाना है और उन्होंने पूरा जीवन इसी चीज़ के लिए दिया। और मेरी बहन जो कि डॉक्टर है और मैं पेशे से एडवोकेट हूँ और अभी मैं लंदन में हूँ। तो यही स्ट्रगल जो था, पूरा शोषण मेरा मोटिवेशन बना कि जैसे बाबा साहब ने कहा था कि हम जिस स्थिति में हम पैदा होते हैं वो हमारे बस में नहीं होता है, लेकिन हमें अपनी स्थिति चेंज करनी चाहिए। उन्हीं के सिद्धांतों को फॉलो करते हुए मैं भी उसी रेस में लगा हुआ हूँ कि किस तरीके से हम अपने लिए और अपने समाज के लोगों के लिए एक बेहतर समाज का एक हम निवारण कर सकें। जी। सुशांत भाई, आपने ऐसी कौन सी पढ़ाई करी कि आप लंदन पहुंच गए? तमाम देश के तो दुनिया के लोग आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ऐसी कौन सी पढ़ाई करी आपने जो आप लंदन में जाके परचम लहरा रहे हैं बाबा साहब का? जी, तो मैंने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली से मैंने लॉ किया है। जी। और यहाँ से करने के बाद मैंने कुछ साल मैंने यहाँ पर काम किया एज ए प्रैक्टिसिंग एडवोकेट। जी। और फिर मैं एलएलएम करने के लिए बाहर गया, एलएलएम इन ह्यूमन राइट्स, जी। लंदन के अंदर। और वो कोर्स करते हुए एक अपॉर्चुनिटी, लीडरशिप अपॉर्चुनिटी आई और उस चीज़ के लिए मैंने साइन अप किया, इलेक्शन कंटेस्ट किया और उसके अंदर सभी के मैं सपोर्ट से उस सिलेक्शन को मैं जीत पाया और दूसरी बार भी इसी तरीके का कुछ फॉलो हुआ। जी। तमाम देश दुनिया के लोग आपको अब युवा दलित छात्र युवा नेता कहते हैं, तो कैसा महसूस करते हैं आप? क्या कहना चाहेंगे? अच्छा लगता है क्योंकि एक जो हमारा जो दलित समाज था, हमेशा ही अपने काम के लिए जाना गया है। तो जैसे अगर वाल्मीकि समाज है या फिर चमार समाज है, ये सब लोगों की जाति ही उनके बेसिस ऑफ उनके कार्य पे है। तो अच्छी बात यह है कि अगर वो लोग खासकर दूसरी जाति के लोग अगर इस तरह से बोल रहे हैं कि स्कॉलर हैं या फिर लीडर हैं या फिर पॉलिटिकल परचम लहरा रहे हैं, इस तरह से लोग हमारे कामों को चेंज कर रहे हैं, तो यहीं से उनकी विचारधारा बदलने का एक प्रयास हम लोग कर रहे हैं। और इसी तरीके से हम लोग जाने चाहिए क्योंकि हमारी कम्युनिटी में काफ़ी लोग आर्टिस्ट हैं, काफ़ी लोग लीडर हैं। तो अच्छा है कि हमारी पहचान जो है सिर्फ एक छोटे कामों से ना होके इन सब चीज़ों से हो रही है। जी। दलित समाज की पहचान की बात करी तो मैं आपको बता दूं कि दलित समाज के वो लोग हैं जो हड्डियों को खाल निकालने का काम करते थे। आप समझ लीजिए कि वह एक साइंटिस्ट ही थे पूरे के पूरे। किस तरीके से इनसे जूते बनाए जा सकते हैं, किस तरीके से बैग बनाए जा सकते हैं। तो ये बहुत साइंटिफिक लोग रहे हैं और एक साइंस के पद्धति पे ही चल के उन्होंने एक नई से नई खोज भी करी है। क्या कहना चाहेंगे जब आप लंदन में होते हैं और यहाँ पर सुनते हैं कि एक छोटे से बच्चे को पानी पीने से मार दिया गया, घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया गया, अच्छे कपड़े पहन लिए तो भी उसको मार दिया गया। आप कई ऐसे गांव हैं आज भी जिनके आप जूते पहन के बाहर उनके घर के सामने से नहीं निकल सकते हैं। तो इस तरीके के क्या वहाँ पे लंदन में भी होता है या यहीं पर ही आप देखते हैं भारत के अंदर इस तरीके की चीज़ों को? पहली चीज़ ये कि ये सब कुछ नया नहीं है मेरे लिए। जी। ये पहले भी हम इसी व्यवस्था में पले बड़े हैं, इसी चीज़ को देखा है जी। और सुनते हुए आए हैं। दुख इस चीज़ का ये होता है कि ये सब संरचना आज तक नहीं बदली है। जी। और यही एग्जाम्पल मैं अपने जब दोस्तों से या फिर किसी लोगों से बात करता हूँ लंदन के अंदर या किसी भी समाज में, मैं उनसे ये बोलता हूँ कि आप सिर्फ 2 वर्ड गूगल करिए, दलित किल्ड, और अपनी फिर वो न्यूज़ जो आती है
वो न्यूज़ बहुत पुरानी नहीं होती है। और ये चीज़ आपके चैनल के माध्यम से आप सभी लोग इस वक्त भी कर सकते हैं। और उसके बाद आप देखते हैं कि कोई 4 घंटे पहले किसी दलित को मार दिया गया, 2 दिन पहले मार दिया गया, 6 दिन पहले मार दिया गया, और ये चीज़ें कंटिन्यूसली बनी हुई हैं। तो एक तरफ लगता है कि हमारा समाज, हम लोग इस तरह की संरचना करना चाह रहे हैं कि जहाँ पर ये जाति भेदभाव खत्म हो, इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो, शोषण खत्म हो। और उस दूसरी तरफ ये है कि इस तरह के केसेस भी उजागर होते रहते हैं, तो एक बहुत बड़ा इमोशनल सेटबैक हमें और मानसिक टॉर्चर, एक ट्रॉमा की तरह लगता है विदेश में रह के भी, कि इस तरह के लोग जैसे दर्शन सोलंकी जैसे लोग, रोहित वेमुला जैसे लोग, पायल तवड़ी, डॉक्टर अनीता और तमाम लोग जो स्कॉलर कम्युनिटी के भी थे, उन लोगों को भी इंस्टीट्यूशनली मर्डर करके मार दिया गया। और ये चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा ठेस पहुंचती है लंदन में बैठ के भी। और जहाँ जहाँ हम लोग उनके लिए कुछ उनकी श्रद्धांजलि के लिए अगर हम कोई चीज़ कर सकते हैं, तो हम रेगुलर तौर पे हम करते रहते हैं, और सोशल मीडिया के थ्रू सब लोग उस चीज़ से उजागर हैं। जी। जी। क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से अगर कोई बच्चा बाहर पढ़ना चाहता है, आपकी तरह भी बाहर जाना चाहता है, तो उसका किस तरीके से वह लंदन में जाके, अमेरिका में जाके पढ़ सकता है, वह बताएं। क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरीके पे काम करना चाहते हैं, लेकिन उनको सही मार्गदर्शन नहीं मिलने की वजह से वो भटक जाते हैं, दिग्भ्रमित हो जाते हैं। तो किस तरीके से एक शोषित समाज के बच्चे या बहुजन समाज के बच्चे बाहर जाके पढ़ सकते हैं, ऐसी कौन सी पढ़ाई उनको करनी चाहिए? सबसे पहले तो जो बच्चे ये सब चीज़ें करना चाहते हैं, उनके माँ बाप के लिए मैसेज है कि वो अपने बच्चों को सपना देखना सिखाएं। जी। जो मेरे शुरुआत हुई वो मेरे पेरेंट्स की वजह से हुई। हम लोग फर्स्ट जनरेशन लर्नर हैं, लेकिन हमारे माँ बाप ने ही हमको सपना देखना सिखाया। और जब आप एक बार सपना देख कर एक ज़िद्दी एटीट्यूड अपनाते हैं कि ये मेरे को ये चीज़ करनी ही है, तो आप आधी जंग वैसे ही लड़ जाते हैं। उसके बाद कुछ चीज़ें होती हैं, आपकी इंग्लिश थोड़ी बेहतर होनी चाहिए। और जो कि इंग्लिश इसलिए बेहतर होती है लोगों की क्योंकि उनका संसाधन होते हैं, आपके पास नहीं है, तो इसलिए आपकी इंग्लिश हो सकता है ख़राब हो, लेकिन उस चीज़ से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ को इम्प्रूव किया जाता है, तो हो सकता है आपको 1 साल ज़्यादा लग जाए, लेकिन मंजिल दूर नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि हर कंट्री का एक एप्लीकेशन प्रोसेस होता है। आप अपने इंटरेस्ट को देखते हुए उस कंट्रीज़ के अंदर यूनिवर्सिटीज़ को ढूंढें, और उस यूनिवर्सिटीज़ का ढूंढने के बाद स्कॉलरशिप को ढूंढें। कुछ स्कॉलरशिप जो हैं वो गवर्नमेंट बेस्ड हैं, और कुछ जो हैं विदेश की स्कॉलरशिप हैं। जैसे एक NOS है, नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप। फिर उसके बाद आपकी स्टेट गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप हैं, जो कि महाराष्ट्र में है, राजस्थान में है, तेलंगाना में है, दिल्ली में है। इन सब स्कॉलरशिप के अंदर बहुत कमियां हैं, लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी हद तक ये स्कॉलरशिप जो है मदद करती हैं। और इसके अलावा जो विदेश की स्कॉलरशिप में एक फीलिक्स स्कॉलरशिप है, चीवनिंग स्कॉलरशिप है, और तमाम स्कॉलरशिप हैं जो कि ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के बेसिस पे भी हैं। तो आप इन्हीं सभी स्कॉलरशिप को आप खुद से देख सकते हैं। अदरवाइज़ कुछ संगठन हैं जो कि अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे कि एक नालंदा अकेडमी चलाते हैं अनूप कुमार, वो काफ़ी साल से इस काम में लगे हुए हैं, आप उनके थ्रू जा सकते हैं। और उसके अलावा एक एकलव्य फाउंडेशन है, आप उनके थ्रू भी जा सकते हैं, वो लोग भी गाइड करते हैं। और एक प्रवीण निकम करके हैं, उनका भी एक अपना एक ऑर्गेनाइजेशन है, आप उनके थ्रू भी जा सकते हैं। और तमाम ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनके थ्रू आप जा सकते हैं। और आपको लगे कि किसी तरह अगर मैं मदद कर सकता हूँ, और जो कि मैं कुछ बच्चों, मेरे लिमिटेड कैपेसिटी है, तो मैं उनको गाइड करता हूँ। और कुछ बच्चों के एडमिशन हुए भी हैं उनकी वजह से, एंड आई फील वेरी फॉर्चुनेट फॉर द सेम। तो अगर आपको ऐसा लगे कि अगर मैं अपनी फील्ड से अगर कुछ मदद कर सकता हूँ, तो आप मेरे को भी लिख सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी मैं आपको डिस्क्रिप्शन के लिए दे दूँगा। राइट। सुशांत जी के लिए एक मेरे को शेर यहाँ पे याद आ रहा है, और वो ये है कि मैं निकला था अकेला, लोग जुड़ते गए और कारवां बन गया। तो ऐसा कारवां बन गया कि लंदन के अंदर जाके परचम लहरा दिया। सुशांत जी क्या कहना चाहेंगे? बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जब पढ़ाई कर रहे थे, तो उनको लगता था कि मैंने इतनी सारी ये छुआछूत को मिटा दिया है ना। और उसके बाद उन्होंने 16 विद्यार्थियों को पढ़ने बाहर भेजा। जो 16 विद्यार्थी जब वो पढ़ के वापस आए, तो उन्होंने बोला भाई बाबा साहब ने हमें नहीं भेजा, हम तो अपनी योग्यता से, अपने धन बल से गए थे। और आप लगातार बाबा साहब का नाम ले रहे हैं, ऐसा क्या है कि बाबा साहब के नाम का गुणगान कर रहे हैं, या ऐसा क्या कहना चाहेंगे जो आज बड़े ओहदों पर बैठ गए हैं बाबा साहब की बदौलत, सूटेड बूटेड होकर, और वह आज अपने समाज को भूल गए हैं? क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं बाबा साहब को इस तरीके से देखता हूँ कि एक मेरे बायोलॉजिकल फादर हैं, जो कि मेरे फादर हैं श्री इंद्रजीत सिंह। और दूसरे जो फोर फादर हैं, जिनकी वजह से एग्जिस्टेंस जो मिली है समाज में, ना सिर्फ मेरे को, मेरे पूरे समाज को, वो बाबा साहब की वजह से है। वो ऐसे मकाम पे थे कि जहाँ लंदन, US और तमाम देशों में उनको नवाजा गया इज्जत के साथ में, उस टाइम पे जब कास्टिज्म चरम सीमा पर था। तो जब ऐसी चीज़ होते हुए उन्होंने एक अपनी निष्ठा भावना दिखाई, अपनी वफादारी दिखाई अपने समाज से, और वो लोग ना बुलाते हुए भी वो अपने समाज के लिए वापस आए, देश हित के लिए वापस आए, और उन तमाम कम्युनिटीज़ के लिए वापस आए जो कि ऑप्रेस थी।
ऑप्रेस सिर्फ दलित नहीं थे उस टाइम पे, महिलाएं भी थी, मजदूर भी थे, और उन्होंने सभी लोगों के लिए काम किया, मजदूरों के लिए काम किया, महिलाओं के लिए काम किया, उसके बाद दलितों के लिए काम किया। बस एक सेक्शन ऐसा है जो दलित समाज है, जो उनको ज़्यादा इज्जत से अभी भी देखता है, क्योंकि वो अपने लीडर के लिए बहुत ज़्यादा ईमानदार है। और उनके अंदर से भी हो सकता है कुछ लोग उस तरीके से ना देखते हों, उन चीज़ों की हमें ज़्यादा फिक्र नहीं करनी है। जैसे मैं बाबा साहब को रोल मॉडल मानता हूँ, तमाम करोड़ों लोग हैं आज की डेट में जो बाबा साहब को मानते हैं, उनके सिद्धांत पे हमें चलना चाहिए। तो डजेंट मैटर कि अगर 2-4 लोग अगर इधर से उधर होते हैं, मेरे को लगता है कि वो भी समय रहते हुए वापस आ जाएंगे। और हमें जिसका एहसान अगर हो, उस चीज़ को हमें मानना चाहिए। बाबा साहब ने उन 16 लोगों को भेजा था, वो भी बाबा साहब ने जगह जगह अपने मरने से पहले तक जो भी कंट्रीब्यूशन के लिए उसके हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। काशीराम जी ने हर घर में अंबेडकर को पहुंचाया उत्तर प्रदेश में, उसके लिए शुक्रिया अदा करते हैं। तो हम चाहे कितने ही बड़े हो जाएं, लेकिन हर 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 कामयाबी के पीछे बहुत परतें लगाई जाती हैं। जैसे कि मेरे ग्रैंडफादर थे, मेरे दादा सुमेरा सिंह, आपने बताया कि जैसे हमारा काम भी टैनर का था, तो मेरे दादा ने वो चीज़ रेवोल्यूशन ला के उस टाइम पे ये चीज़ को बंद कराया। तो हमारे घर में से, ख़ानदान में, हमें किसी को ये काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उससे वो बोल्डनेस आई, जो कॉन्फिडेंस आप मेरे अंदर देखते हैं, मेरे परिवारजनों में देखते हैं। फिर वो मेरी वही चीज़ मेरे फादर और मेरे मदर ने फॉलो करते हुए उन्होंने एक नया स्ट्रगल लिया अपने बच्चों को पढ़ाने का। तो अगर आज मैं यहाँ पर बैठा हूँ या फिर मैं लंदन में हूँ, तो उसका श्रेय अगर मैं खुद ले लूँ तो ये बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि इस मतलब जनरेशन टू जनरेशन का एक स्ट्रगल है जो कि आप सुशांत को देख रहे हैं या फिर किसी को भी देख रहे हैं। उस चीज़ को मैं एक्नॉलेज करता हूँ और उस चीज़ की मैं वैल्यू करता हूँ। सिमिलरली अगर बाबा साहब ने किसी को भेजा, या बाबा साहब की वजह से अगर आप, मैं और कोई भी महिलाएं या कोई भी अगर यहाँ पर है, उनका एहसान मानना चाहिए, क्योंकि उन्होंने उस टाइम पे ऐसा काम किया था। जी। किस नज़र से आप देखते हैं जो दलित राजनीति है उसको, कि दलितों को बहुत जल्दी ऊपर नहीं आने दिया जाता है, या राजनीति के अंदर भी जब दलित कोई नेता बन जाता है तो उसके साथ भी वो छुआछूत जैसा व्यवहार रखा जाता है ना, कि मतलब वो आप ओहदे पे तो दिखाई देंगे पर अपने समाज का कोई काम नहीं कर पाते हैं। तो किस नज़र से आप देखते हैं इस भारत की राजनीति को और अपने लंदन की राजनीति के अंदर एक दलित राजनीति का जो चेहरा होता है उस चेहरे को? इसके अंदर सीधी सीधी चीज़ ये है कि अगर कोई भी समाज अगर एकत्रित नहीं होता है, अगर संगठित नहीं होता है, तो उसका फ़ायदा हमेशा दूसरे लेते हैं। वही चीज़ आज की डेट में हो रही है। अब हमारे नेताओं को और हमारे समाज के लोगों को भी, सिर्फ नेताओं को नहीं, ये चीज़ समझने की ज़रूरत है किस तरीके से हम लोग संगठित रहें, किस तरीके से हम अपने आप को एजुकेट करें। जैसे बाबा साहब ने बोला, एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। उसी सिद्धांत को फॉलो करते हुए आपको अपने आपसी मतभेदों को ख़त्म करके तमाम छोटी छोटी जातियों को एक एक समूह बनाना पड़ेगा। और काफ़ी लोग उस चीज़ पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं। फिर आपको पॉलिटिकल पावर में भी आना पड़ेगा, जब आपके चुने हुए लोग एकत्रित होके, क्योंकि आपकी ईमानदारी जो है आपकी, जब जो कंसोलिडेट होके आती है कि हम सभी लोग चुन के हम आपको भेज रहे हैं वहाँ पे एज ए रिप्रेजेंटेशन, एज ए पॉलिटिकल लीडर, कि आप हमारी ही मुद्दों को उठाएंगे, तो उसका प्रभाव पड़ता है। जैसा कि मेरे को याद है कि जब मैं छोटा था तो मैं उत्तर प्रदेश से रहने वाला था, उत्तर प्रदेश काफ़ी जाता था। बहन कुमारी मायावती वहाँ की 4 बार सीएम रही। जब मायावती जी वहाँ पे सीएम बनी तो उससे पहले ये होता था कि काफ़ी ज़्यादा कर्फ्यू होता था, सड़कें ठीक नहीं थी, और गाँव में गलियों में बहुत गंदगी रहती थी और बिजली नहीं आती थी, इस तरह। लेकिन बहन कुमारी मायावती जी के जब सरकार आई, उस टाइम के बाद बिजली टाइम पे आई, उसके बाद बदमाशी ख़त्म हो गई, कर्फ्यू नहीं लगे, पुलिस प्रशासन बहुत टाइट हो गया। अगर कोई किसी तरह की उत्पीड़ना होती थी तो उस पर सुनवाई होती थी, झूठे केस नहीं होते थे, होते थे तो उनकी मात्रा काफ़ी कम हो गई थी। जिनको नौकरियां नहीं हैं उनको नौकरियों का अवसर मिले, जिनका ज़मीन नहीं है उनको ज़मीन के अवसर मिले। तो वो एक जीता जाता एग्जाम्पल है कि किस तरीके से बाबा साहब को घर घर पहुँचाने का काम कांशीराम जी ने किया। एक समूह बनाया, लोगों ने इकट्ठा करके एक सरकार बनवाई, और उस सरकार ने सभी के हित में काम किया। और जब आप सर्व जैसे जैसे अगर आप सर्व संपन्न होके सबके हित में काम करते हैं, तो जाहिर सी बात है उसके अंदर दलित भी आते हैं और दलितों का विकास भी उसमें होता है। तो आपको अपना नेता बहुत सोच समझ के संगठित होकर करना पड़ेगा। अगर आप ही अपने वोट को सिर्फ एक वोट की तरह देखेंगे तो उसका एडवांटेज हमेशा दूसरे समाज लेगा। तो आपको ईमानदारी से पॉलिटिक्स इसलिए आपको डिसाइड करनी बहुत ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि आप उस पॉलिटिक्स के थ्रू आप अपने आने वाली जनरेशन की भी संरचना करते हैं। अगर आज की डेट में अगर गांव देहात में अगर सरकारी स्कूलों की स्थिति अगर ठीक होती है तो उसमें ज़्यादातर जाने वाले बच्चे जो हैं वो दलित समाज के हैं। तो आपको ऐसे लोगों को चुन के लाना पड़ेगा संगठित होकर, कि जो आपके समाज की बात को आगे रखें।
अगर आप ऐसा नहीं रखेंगे तो आपकी आपके वोटों का कोई और फ़ायदा लेगा और उसका मिसयूज़ होता रहेगा। जैसे आपने बताया कि वोट का फ़ायदा कोई और लेता रहेगा, लेकिन है क्या कि आजकल बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की फ़ोटो सभी लोग लगाते हैं। तमाम पार्टियों को ने लगाना शुरू कर दिया है, और बाबा साहब की फ़ोटो को लगाकर उनके छोटे छोटे बातों को दिखाकर तमाम पार्टियां कैश करने का काम करती हैं। चाहे वो पंजाब की सरकार हो, चाहे वो दिल्ली की सरकार केजरीवाल की हो, चाहे कोई भी सरकार हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सपा हो, तमाम पार्टियां बाबा साहब के नाम को कैश करने लग रही हैं। तो कैसे इनको पहचानें और कैसे अपने जो हकीकत में जिसको वोट डालनी है वहाँ तक किस तरीके से पहुँचें? और युवा नेता भी बहुत सारे लोग आ गए हैं जो दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं, वोटों को काटने का काम करते हैं, जिसकी वजह से एक मजबूत सरकार नहीं बन पाती है। तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से सच्चे अम्बेडकरवादी की पहचान करें या उस पार्टी को वोट दें जो उनके हकों की लड़ाई लड़ सकती है? और एक ही साथ में एक सवाल और रख देता हूँ, अगर हम सीधी बात करें तो क्या लगता है भारत की राजनीति के अंदर, जैसे अगर हम 4-5 पार्टियों को यहाँ पर लेते हैं, तो आपको क्या लगता है कि कौन अम्बेडकरवादी की सच्ची राजनीति करते हैं? हम बीजेपी की भी बात करेंगे, हम कांग्रेस की भी बात करेंगे, हम केजरीवाल सरकार की भी बात करेंगे, हम सपा की भी बात करेंगे, हम बसपा की भी बात करेंगे। तो क्या लगता है कि सच्चे अम्बेडकरवादी जो राजनीति है, या सही में कोई अगर बहुजनों के हित की कोई बात कर सकता है तो कौन कर सकता है? जी, सबसे पहले आपने बहुत बिल्कुल सही बात बोली कि आज की डेट में ये बहुत चलन है कि, और इस चीज़ को मैंने भी काफ़ी उठाया है कि अंबेडकर की फ़ोटो आप हमेशा देखेंगे कि वो इंटरनेशनल आइडल हैं और वो ऐसे मकाम पे पहुंच चुके हैं कि आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और उसका श्रेय भी मैं देना चाहूँगा उनकी का खुद के अपने संघर्ष को। और दूसरा, एक ईमानदार कौम जो कि दलित समाज से आती है और उन्होंने बाबा साहब को ज़िंदा रखा हुआ है। जो लॉयल कम्युनिटी हुई, बाबा साहब ने तमाम लोगों के लिए काम किया, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, एक बेहतर देश का विकास किया जो कि आज हम जिसमें हम सभी लोग बैठे हैं। लेकिन एक कम्युनिटी ऐसी है जिन्होंने बाबा साहब को ज़िंदा रखा अपने घर में, अपने दिलों में और इस समाज में। तो आज की डेट में क्या हो रहा है कि अम्बेडकर से सबको प्यार है, अम्बेडकरवादियों से नहीं है। यही चीज़ हम देखते हैं कि 14 अप्रैल मनाया जाता है, 6 दिसंबर मनाया जाता है, तमाम चीज़ें होती हैं, फूल चढ़ाए जाते हैं। लेकिन आप उन्हीं के घर में ये देख सकते हैं कि किस तरीका उनका व्यवहार, उनके यहाँ जो छोटी जाति की जिनको ये बोलते हैं, उनके यहाँ से आने वाले जो काम करते हैं उनके साथ उनका व्यवहार कैसा है, उनको वो कितना एक्सेप्टेबिलिटी देते हैं। काम वाले लोगों का दुनिया भर के सर्वे हैं कि वो लोग उनके बर्तन दूर रखते हैं। कोई कूड़े वाला देने वाला आता है तो उसको कूड़ा वाला बोला जाता है। पहले उनको हरिजन भी बोला जाता था, वाल्मीकि भी, भंगी समाज से होते हैं वो लोग। तो आप इस तरह की चीज़ें अभी भी डेली लाइफ में प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन आपको ये पता है कि दलित समाज इतना भावुक है, अम्बेडकरवादी समाज इतना भावुक है कि अगर उनके माई बाप, उनके लीडर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को इज्जत दी जाएगी तो ये लोग इमोशनली होके हमारे साथ आ जाएंगे। यही एक सीधा सीधा कारण है। दूसरी चीज़ ये आती है कि कौन सच्चा अम्बेडकरवादी है और कौन नहीं है। इसका सीधा सीधा एग्जांपल मेरे हिसाब से ये हो सकता है कि आप उनकी इंटेंशंस को देखें, किस टाइम पे कौन लोग काम करना शुरू करते हैं, किस लेवल पे शुरू करते हैं और कितनी इंटेंसिटी से करते हैं। जो ईमानदार कौम होती है वो अपने आइडियल्स को नहीं बोलती है, कितना इफेक्टिवनेस से करती है। तो सिमिलरली कौन लोग मौका परस्त हैं उनको आप पहचानें, कौन लोग आपको फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं। आपकी ईमानदारी को देखते हुए बाबा साहब का नाम तो ले लेंगे लेकिन बाकी लोगों को क्रिटिसाइज करना शुरू कर देंगे। फूलन देवी को इंसाफ किसने दिलाया? समाज ने नहीं दिलाया। फूलन देवी को हथियार लेना पड़ा। फूलन देवी ने अपनी इज्जत के लिए लड़ाई लड़ी, तो फूलन देवी जीता जाता एग्जाम्पल है। बाबा साहब थे, काशीराम थे, सड़क की लड़ाई लड़ी। उसके बाद बहन कुमारी मायावती ने भी अच्छा काम किया। और तमाम संगठन हैं, साउथ में भी हैं, पेरियार मूवमेंट है जहाँ पर समाज के लिए काम हुआ। ऐसे लोग जो ऑलरेडी काम कर चुके हैं आप उन पर विश्वास कर सकते हैं। जो नए लोग हैं आप उनको थोड़ा समय दें, उनको परखें, और अगर आपको लगता है कि वो ईमानदारी से काम कर रहे हैं और वोट काटने का काम नहीं है तो आप उनके लिए भी बिल्कुल साथ साथ में खड़े हों। जो कि डिवाइड एंड रूल की जो टेक्निक होती है दूसरी कम्युनिटीज़ की, वो आपके अंदर वो भरी जा रही है कि वो आपकी जाति से लोगों को खड़ा कर देंगे, लेकिन उनका इंटेंशन ये होता है कि लीडरशिप ग्रो ना हो दलितों में, कि उनका वोट कट जाए या फिर उनको आपस में लड़ा दिया जाए। आपको ये पहचानना होगा कि अगर आपके समाज की हित की कोई बात कर रहा है तो उसने काम करके कितना दिखाया है और किस तरीके से उसकी स्ट्रेटजी है, किस तरीके से वो आपके साथ खड़ा है। सड़क से संसद की लड़ाई आसान नहीं होती, ठीक है, बहुत बहुत सेक्रीफाइसेस होते हैं और आपको वो सारी चीज़ें देखते हुए अपने समाज से संगठित होकर रहना पड़ेगा। जी,
सुशांत जी क्या कहना चाहेंगे कि जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की प्रतिमा लगी हुई है, बड़ी फोटो लगी हुई है, वहाँ से लोग प्रेरित होते हैं बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से। जी। लेकिन भारत के अंदर सिर्फ उनको एक दलित नेता कहकर पुकारा जाता है, जबकि उन्होंने संविधान जैसे एक जो पूरी दुनिया के अंदर माना जाता है और उसकी मिसालें ली जाती हैं कि अगर संविधान की बात करनी है तो भारत के संविधान को देखिए कितना सुंदर संविधान है, जिसने सभी जातियों धर्मों के लिए काम किया है ना। उन्होंने महिलाओं के लिए काम किया, महिलाओं को ताकत देने का काम किया, हिंदू कोर्ट बिल की स्थापना करके, और भारतीय रिजर्व बैंक की गठन किया। तो जितना भी दिया वो बाबा साहब ने दिया, लेकिन उनको सिर्फ एक दलित नेता कहकर संबोधित कर दिया जाता है या फिर उनको कैश करने का काम किया जाता है। किस नज़र से आप देखते हैं कि विदेशों में बाबा साहब को एक आइकन की तौर से पहचाना जाता है और भारत में एक दलित नेता से कहा जाता है, तो क्या कहना चाहेंगे? जी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अपने आप में एक सोशल साइंटिस्ट थे, जी। जिन्होंने पूरी एक ऐसी सोसाइटी की कल्पना करी उस टाइम में, बियॉन्ड इमेजिनेशन। किसी भी अगर जब उसका गठन हुआ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, तो बियॉन्ड एनीवन्स इमेजिनेशन उन्होंने ये सारी चीज़ें रखी जिसका जिसका फ़ायदा आज तक लोग उठा रहे हैं। और बाबा साहब को बाहर बहुत इज्जत से नवाजा जाता है कि वो ऐसे इंटरनेशनल आइडल देखते हैं। जी। और उसी का कारण है कि बाबा साहब का परचम बहुत लहरा रहा है बाहर। प्रतिमाएं एक छोटी चीज़ हैं, उनके विचारों पे बात होती है, उनसे काफ़ी प्रेरणा ली जाती है। जी। काफ़ी काफ़ी अंग्रेज़ हैं, काफ़ी मतलब जो एनआरआई कम्युनिटी है वो उनको काफ़ी ज़्यादा पूछती है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हैं कि अगर बाबा साहब को वो तमगा अगर यहाँ पर नहीं मिल रहा है या वो इज्जत यहाँ पे नहीं मिल रही है, तो उसका कारण सिर्फ और सिर्फ एक यह है, जाति जाति विरोधक सोच। जी। एक आदमी सारी दुनिया में जीत लेता है, लेकिन अगर उसको जब बात आती है बाबा साहब को यहाँ पे एक रिकग्नाइज करने के लिए, उनको भारत रत्न यहाँ पे लेट दिया गया, उनको यहाँ पर इज्जत से आज भी डेट की नहीं नवाजा जा रहा है। और अगर काफ़ी लोग पूछ भी रहे हैं तो इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि उनका जो दलित वोट बैंक है वो काफ़ी इमोशनली कनेक्टेड है। जी। उस चीज़ को हासिल करने के लिए उनका इंटेंशन आज भी गलत है। तो आपको ये चीज़ पहचानना होगा, ये बार बार मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको पहचानना होगा कि जो पॉलिटिक्स है बियॉन्ड जो गार्लैंड्स या फिर उनको फूल माला चढ़ाने के है, कि उनकी पॉलिटिक्स क्या है, क्या उनके कामों में ये चीज़ रिफ्लेक्ट होती है। जी। क्या वो अम्बेडकरवादियों के लिए ऐसी कोई पॉलिसी लेकर आ रहे हैं, क्या फिर ऐसी चीज़ों में संरचना कर रहे हैं जिससे दलित समाज को फ़ायदा होगा। तो ये जाति जाति की वजह से ही बाबा साहब को जो उनको क्रिटिसिज्म मिलता है यहाँ पर, या फिर उस तरीके से हम देखते हैं कुछ रील्स भी आई हैं जिसके अंदर बहुत गंदे से उन्होंने बहुत ट्रीटमेंट दिया है। और हर गांव के अंदर बाबा साहब की एक मूर्ति होनी चाहिए। जी। और ये चीज़ बहुत बहुत एक रेवोल्यूशन की तरह होगा, क्योंकि काफ़ी जगह मैंने देखा है कि मूर्तियाँ तोड़ दी गई हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारे समाज के लोगों को थोड़ा बहुत जो चंदा हो उसी से, अपने ही समाज के लोगों से किसी भी तरीके से सहायता लेके हर गांव के अंदर जहाँ जहाँ दलित हैं वहाँ पर उनको इन उसकी प्रतिमा लगाएं, उसकी आप सुरक्षा करें और उन्हीं से आप प्रेरणा लें कि जब आपके बच्चे उस गली से निकलें तो वो देखें कि एक आदमी आया था जिसने पूरा देश बदल दिया, पूरी हमारी संरचना बदल दी। हर हमें भी उसी तरीके बनना है। तो हर गांव के अंदर एक ऐसी मुहिम होनी चाहिए कि जहाँ पर हम बाबा साहब की कितनी प्रतिमा लगा सकते हैं उतनी लगाई जाए, और उसके बाद उन्हीं से प्रेरित लेते हुए अपने समाज के बच्चों को पढ़ाया जाए। जी। सुशांत जी क्या कहना चाहेंगे, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जब धर्म परिवर्तन किया तो धर्म परिवर्तन के अंदर उनके पास तमाम धर्म समुदाय के लोग पहुंचे कि आप हमारे समाज में आ जाइए, हमारे धर्म में आ जाइए। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने सिर्फ बुद्ध धर्म ही क्यों चुना, जबकि सारे धर्मों के अंदर उनके पास मुस्लिम धर्म भी था, सिख धर्म भी था, पारसी धर्म भी था, क्रिश्चियन धर्म भी था। तमाम लोगों ने उनके सामने ऑफर रखे, अच्छे प्रलोभन भी दिए, लेकिन क्या कारण था कि बाबा साहब ने अपना ईमान नहीं डिगने दिया और अपने आप को बिकने नहीं दिया। उसके बाद उन्होंने बुद्ध धर्म को ग्रहण करा। ऐसा क्या है बुद्ध धर्म के अंदर, वो आप हमें बताएं, क्योंकि आपने बाबा साहब के ऊपर बहुत सारी थीसिस पढ़ी भी हैं, लिखी भी हैं। क्या कहना चाहेंगे? ये सबसे पहला प्रमाण यही है कि बाबा साहब ने अगर कभी अपना संगठन और अपना मूवमेंट नहीं बेचा, उसी का कारण है वो किसी और धर्म में नहीं गए। सभी धर्म को सम्मान करते थे, कभी उन्होंने किसी के धर्म के बारे में इस तरह से नहीं बोला कि उनको किसी भी तरह की ठेस पहुंचे। लेकिन बुद्ध धर्म जो है वो एक धम्मा है, वो एक वे है, वे ऑफ लिविंग। बुद्ध धर्म को और इसको बुद्ध धर्म को हम ऐसे देखते हैं कि हर चीज़ को, हर धर्म को हम रिप्लेस कर सकते हैं एक ऐसे ऐसे कार्य से। ऐसी उनकी जितनी भी हमारे बुद्ध धर्म, जैसे हमारे घर में शादी होती है, मेरे माँ बाप की शादी बुद्ध धर्म से हुई, और हमारे अभी भी बुद्ध धर्म से शादी होती हैं, या फिर कोई इसी तरह का अगर घर में अगर किसी का निधन होता है तो भी बुद्ध धर्म की हमारे प्रक्रिया फॉलो होती है। तो ऐसा समाज, ऐसा धर्म, ऐसी संरचना जहाँ पर जाति के बेसिस पे भेदभाव ना हो। पहले वाले टाइम में टेम्पल एंट्रीज पे
बैन होता था, तो उसी से एक सॉल्यूशन मिला। फिर उसके बाद हमने काफ़ी जगह देखा कि कैसे एक कुछ डॉक्यूमेंट्री भी हैं जहाँ पर आप देखते हैं कि गुरुद्वारों के अंदर, मॉस्क के अंदर और तमाम रिलीजियस चर्च के अंदर किसी उसकी मात्रा कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, लेकिन हर जगह कास्ट को लेके एक एक डिस्क्रिमिनेशन होता रहा है। बुद्ध धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसके अंदर इन सब चीज़ों का एक सॉल्यूशन बाबा साहब ने एकमात्र दिया, और उसको उनके कुछ समय पहले ही उन्होंने अपने आप को कन्वर्ट किया, उसके साथ तमाम लोग उनके साथ कन्वर्ट हुए। और उसी का ये फ़ायदा है कि आज की डेट में एक लोग जब वे ऑफ लिविंग है उनका एक डिस्क्रिमिनेशन फ्री काइंड ऑफ उनका लिविंग है। जी। सुशांत जी, क्या कहना चाहेंगे जो ये जातिवाद है किस तरीके से ख़त्म हो जाएगा? क्योंकि आपने बहुत गहन चिंतन और इस पे मनन किया है और आप इस जातिवाद को तमाम देखते भी हैं। भारत से देख लेकर आपने लंदन तक को देखा है कि किस तरीके से जाति भेद को लोग प्रखरता देते हैं। तो किस तरीके से जातिवाद ख़त्म हो सकता है कि लोग भेदभाव को छोड़ के बुद्ध के पद चिन्हों पर चलें, समानता बंधुता की बात करें? कैसे ख़त्म हो पाएगी जातिवादों की ये जो कड़ी बना रखी है, जो सीढ़ी बना रखी है, वो कैसे टूटेगी? जातिवाद एक ही तरीके से जा सकता है, और उसके सुझाव बाबा साहब ने भी दिए। फिर उसके बाद राम मनोहर लोहिया ने भी इस चीज़ पे बोला था कि रोटी बेटी का रिश्ता होना चाहिए। बाबा साहब ने एनिलिशन ऑफ कास्ट में भी ये चीज़ बोली कि इम्प्योर ब्लड और प्योर ब्लड आप बोलते हैं, दलितों को इम्प्योर ब्लड बोला जाता है, और जो नॉन दलित हैं उनको प्योर ब्लड बोलते हैं। मिक्सिंग ऑफ ब्लड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब जब एनिकुलेशन ऑफ कास्ट देखते हैं और आज की डेली की आप न्यूज़ देखते हैं तो उसमें बहुत समानताएं हैं। उसका मतलब ये भी है कि ज़्यादा कुछ नहीं बदला है, थोड़ा थोड़ा कुछ बदला है, लेकिन बहुत कुछ नहीं बदला है। तो हमारी जिम्मेदारी समाज की, ये क्वेश्चन आ जाता है जो कि दलित समाज से क्वेश्चन पूछा जाता है, इस क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए बगैर दलित समाज के, कि आप लोग कब शोषण करना बंद करेंगे। जी। लोग रिजर्वेशन को मुद्दा बनाते हैं, लोग किसी भी तरह की रिप्रेजेंटेशन को मुद्दा बनाते हैं जी। कि दलित वोट बैंक है, दिस एंड दैट। क्वेश्चन सीधा सीधा ये आता है कि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर हम एक ऐसी स्थिति में आ जाते हैं कि जहाँ पर हमें सम्मान से लिया गया, जो पुराना हमें डिसएडवांटेज दिया गया है उसको एडवांटेज पे रखा गया। जब इस तरह की एक संरचना हो जाएगी तो अपने आप ही जातिवाद खत्म हो जाएगा, और जाति के नाम पे ना किसी चीज़ के एडवांटेज की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ सवर्ण कम्युनिटी दे सकती है। और ये क्वेश्चन उनसे सीधा सीधा पूछा सकता है कि कब आप लोग शोषण करना बंद करेंगे। जी। जब आप शोषण करना बंद कर देंगे तभी एक जाति विरोधक, जो कि बेगमपुरा सोसाइटी होती है, कि हम जहाँ पर किसी का विभाजन नहीं होगा जाति के तौर पे, हो सकती है। तो इसका आंसर जो है सिर्फ और सिर्फ सवर्ण कम्युनिटी दे सकती है। जी। जिस तरीके से पूरे देश में आपको दिखाया जा रहा है, जिस तरीके से आपको प्रेजेंट्स किया जा रहा है, तो क्या लगता है अगर कोई आपको राजनीति प्रस्ताव आएगा कि आप हमारी राजनीति में आइए, किसी पार्टी का सुझाव आएगा, तो कौन सी पार्टी में जाना पसंद करेंगे? 5 पार्टियां मैंने आपके सामने रखी थी, क्योंकि नेशनल लेवल की 5 पार्टी हैं। कांग्रेस भी है, बीजेपी है, सपा भी है और बीएसपी भी है। तो किस पार्टी में जाना पसंद करेंगे और किस विचारधारा को आप सबसे पहले देखते हैं, वह भी बताएं। पहली बात, काफ़ी लोगों ने बात करी है, जो डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज़ हैं, कुछ सुझाव आए हैं, लेकिन मैं अपने आप को अभी थोड़ा सा उनसे दूर रखता हूँ। और मेरा काम ये है कि मैं जिस प्रोफेशन में हूँ, मैं लीगल प्रोफेशन में हूँ, और दूसरा मेरा इंटरेस्ट ये है कि समाज को किस तरह से एक बेहतर समाज बनाया जाए, मेरा थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन के साथ में। तो मैं उस पाथ को फॉलो करते हुए अभी मैं ग्राउंड पे काम करना चाहूँगा, सोशल इश्यूज़ पे काम करना चाहूँगा, और किसी को अगर मैं मदद पहुँचा सकता हूँ, किसी संगठन को उस लेवल पर मदद करना चाहूँगा। पॉलिटिक्स एक ये एंड रिजल्ट होता है। पॉलिटिकल पावर की तरफ नहीं भागना है, हमें भागना है एक ऐसे समाज की तरफ जो अपने आप में एक सक्षम हो जाए। जी। क्योंकि पॉलिटिक्स जो है आपकी घर से डिसाइड होती है। अगर आप क्या घर में डिसाइड करते हैं वही आप सोसाइटी में बोलेंगे, वही आप नेशनल लेवल बोलेंगे। तो मेरा भी फ़िलहाल सिर्फ इतना ही फोकस है कि मैं अपना एडवोकेसी पे और एडवोकेसी के थ्रू किस तरह मैं सोसाइटी में अपने लोगों को फ़ायदा दे पाऊँ, और दूसरा चीज़ ये कैसे सोशल इश्यूज़ को हम एक दूसरे के लिए सपोर्ट कर पाएँ। तमाम आर्टिस्ट हैं, तमाम सोशल इश्यूज़ पे छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन, छोटे छोटे मतलब कि वो नंबर में कम है, लेकिन वो ऐसा काम कर रहे हैं जो कि शायद मेन मीडिया भी नहीं कर रहा है, मेन ऑर्गेनाइजेशंस भी नहीं कर रहा है। मैंने ये चीज़ कुछ दिन पहले क्वेश्चन उठाया था कि एमनेस्टी ने कास्ट पे क्या काम किया है। एमनेस्टी अपने आप में वन ऑफ द प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन है ह्यूमन राइट्स की, लेकिन कास्ट पे जब आते हैं तो आप सब साइलेंट क्यों हो जाते हैं। तो उस टाइम पे ऐसी कम्युनिटीज़ काम आती हैं जो कि गांव देहात में काम कर रही हैं। उसी तरीके से हमारा जो दलित मीडिया जो है, तमाम लोग लगे हुए हैं आज की डेट में, छोटी उम्र से लेकर बड़ी उम्र तक।
आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको सभी को धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आप लोगों की वजह से ये सारे इश्यूज उजागर होते हैं, और नंबर ऑफ एट्रोसिटीज़ जितनी ज़्यादा उजागर होती हैं, हमें ये भी समझना चाहिए कि जो भी हो रही हैं वो कम हो रही हैं, बिकॉज सब बाकी लोगों को ये समझ में आ गया है कि मीडिया भी इनके पास है। तो हमारे पास जो हमारा एक डायस्पोरा है विद इन कम्युनिटी, उसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो मैं इन सब चीज़ों को देखते हुए कि किस तरीके से हम आपस में हम एक कोलैबोरेट करते हुए एक बेटर एफर्ट डाल सकते हैं। सुशांत जी, मैं जल्दी जल्दी एक आखिरी सवाल आपसे रखना चाहूँगा। कभी कोई आपके साथ कोई जाति भेद हुआ हो जो आप कभी भुलाए नहीं भूल सकते हो, मैं आपसे जानना चाहूँगा। तमाम है, मतलब एक एक नहीं है, तमाम है। बट मैं ज़्यादा उन चीज़ों पर बात नहीं करता हूँ कि उसका रीज़न सिर्फ ये है कि काफ़ी लोग हैं समाज के जो कि मेरे से भी ज़्यादा बदतर उन्होंने जाति विरोधक सोच को खुद फेस किया है। जैसे हाथरस जैसी घटना है, हाथरस जैसी घटनाओं ने कभी मेरे को इतना नहीं चौंकाया जैसे लोगों ने बोला कि दैट शुक द इंडिया। इट इज़ नॉट। जो हमारी कम्युनिटी के लोग हैं वो इस चीज़ को भली भांति जानते हैं कि हाथरस ऐसी घटनाएं हमारे गांव देहात में आम तौर पे होती हैं, पहली बार वो उजागर हो गई है। तो मेरे साथ ऐसा कुछ डिफरेंट नहीं हुआ है कि जो मेरे समाज के लोगों के साथ ना हुआ हो। किसी ने कास्ट को लेकर आपको डायरेक्टली आपका शोषण ना किया हो, या फिर फीस को लेके ये सब प्रॉब्लम ना आई हो। कॉलेजेस के अंदर, स्कूल के अंदर, विदेशों के अंदर भी मैंने ये चीज़ काफ़ी ओपनली कई बार बताई है। तो ये सारे इश्यूज होते ही हैं, और विदेशों के अंदर भी कास्टिज्म जिंदा है, और उसका एक तरीका डिफरेंट हो सकता है, लेकिन आज की डेट में वो जिंदा है और चल रहा है। तो मेरे स्ट्रगल जो मेरे तमाम भाई बहनों के साथ हुए हैं उससे काफ़ी मेल जोल खाते हुए हैं। जी। सुशांत जी, हम तो कभी लंदन जा नहीं पाए, लेकिन लंदन में आप रहे हैं, तो कहते हैं सोशल मीडिया पर जो दिखाया जाता है, कहते हैं मोदी जी का डंका बज रहा है लंदन में। तो आप क्या कहना चाहेंगे, डंका बज रहा है क्या लंदन में? देखिए, लंदन में जो क्राउड है या फिर जो इंडियन डायस्पोरा है, बहुत मिक्स्ड है। जी। और वहाँ पे हर समूह के लोग आपको मिल जाएंगे, चाहे वो मोदी सपोर्टर हों, ठीक है, मोदी विरोधक हों, कांग्रेस के साथ हों, ठीक है। और मैं तो ये चीज़ देखी वहाँ पे जो अम्बेडकराइट कम्युनिटी है, मायावती जी को लेके भी बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी है। लंदन में भी मायावती को जानते हैं लोग? मायावती को बहुत अच्छे से जानते हैं। कांशीराम साहब जो थे वो विदेश में लंदन में होकर आए, उन्होंने अपने लेटर्स लिखे हैं। और लोग ये चीज़ देखते हैं कि किस तरीके से एक दलित महिला चीफ मिनिस्टर बनी, जहां पर हमारे लोगों को लिंच कर दिया जाता है, दलित महिलाओं के साथ गैंग रेप होता है, मार दिया जाता है। ऐसे टाइम पे भी इन सारे सामाजिक व्यवस्था के अंदर भी दलित चीफ मिनिस्टर बनी, और उनकी प्रेजेंस ये भी दिखती है कि कैसे वो आज की डेट में भी रेलेवेंट हैं। अगर कोई भी गठबंधन बनता है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पे या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो उसके अंदर मायावती की रेलेवेंस कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जब वो पावर में नहीं है तब भी। तो लोग उनको भली बातें जानते हैं, उनको काफ़ी बार बुलाने की कोशिश करी है। सीधे सीधे आप ये कहना चाहेंगे कि बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती का लंदन में भी डंका बजता है, मतलब उनकी बात वहाँ पर भी होती है? बिल्कुल, अमूमन तौर पर बसता है। बाकायदा वहाँ पे प्रोग्राम होते हैं, बहन जी का जन्मदिन हमने सेलिब्रेट किया, और उसके अलावा तमाम चीज़ें जहाँ पर बहन जी को श्रेय देना चाहिए वो श्रेय दिया जाता है। और बहन जी को बहुत बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बुलाया गया है। वो नहीं आ पाई हैं, मेरे को लगता है कि शायद वो सामाजिक कार्य में अपना व्यस्त रहती हैं, इसलिए नहीं आ पाई हैं। अदरवाइज़ बाकी नेता वगैरह सब विदेश जाते रहते हैं। बहन जी ने इस चीज़ को चूज़ किया है कि वो देश में रहती हैं। हमारा अनुरोध हमेशा उनसे रहा है, मैंने खुद बुलाया है। अनुरोध ये रहा है कि अगर जब भी समय हो मेरे कार्यकाल के अंदर, तो आप प्लीज़ आएँ, तो हम आपको होस्ट करना चाहेंगे। आपके बहुत सारे शुभचिंतक हैं लंदन में और तमाम देशों में जो कि आपसे मिलना चाहते हैं। जी। सुशांत, क्या कहना पाएंगे? आपने राजनीति की बात करी, बसपा की बात करी, बहन जी की बात करी, तो इस वक्त युवा नेता जो है पूरे देश के उत्तराधिकारी बना दिया गया है आकाश आनंद को। तो क्या लगता है आकाश आनंद के चेहरे से कितना परिवर्तन आ पाएगा देश के अंदर? मेरे को लगता है कि आकाश आनंद जी को जो उन्होंने उत्तराधिकारी बनाया, उसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज उन्होंने कम्युनिटी को दिया है, और बहुत पॉलिटिक्स में बहुत दिया है। उसकी मैं तुलना करता हूँ किसी भी परिवारवाद जो पार्टीज़ हैं उनसे, कि जब बाकी पार्टीज़ के अंदर आप देखते हैं तो उत्तराधिकारी तब बनाया जाता है जब उनके पास पावर होती है और उनको पावर को डिवाइड करना होता है। चाहे वो आप किसी भी मंत्रिमंडल में हो, कैबिनेट में हो, चीफ मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, उस तरीके पर दिया जाता है। आकाश आनंद को जब इन्होंने उत्तराधिकारी घोषित किया, और ऐसी स्टेट के लिए किया जहां पर बसपा का बोलबाला बहुत ज़्यादा नहीं है, तो वो उनको उत्तराधिकारी जब बोलने से ज़्यादा मैं ये बोलूँगा कि उनको ऐसे फेज में दिया गया जहाँ पे उनका जिम्मेदारियाँ ज़्यादा हैं। बिल्कुल। कि आप जाइए, आप समाज को, आपको कुर्सी जो है
चीफ मिनिस्ट्री की या मंत्री की, आपको ऐसे नहीं मिलेगी। आप समाज में जाइए, आप ऐसी स्टेट में जाइए, आप दूसरे स्टेट में जाइए, क्योंकि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश नहीं दिया है, इसका मतलब ये है कि जो स्ट्रांग स्टेट थे उन्होंने उनको नहीं दिया है। तो मैसेज ये है उत्तराधिकारी, ऐसा नहीं है कि उनको पावर दे दी है, उनको उनको उन्होंने एक जरिया दिया है कि आप अपना जाके परचम वहाँ लहराइए, आप स्ट्रगल करिए, ग्राउंड पे जाके समाज के साथ रह के काम करिए, उसके बाद जिस कुर्सी के आप अधिकार हैं समाज आपको अपने आप खुद उठाएगा। तो ये बहुत बड़ा मैसेज है। ये नेपोटिज्म से आप इसको कोऑर्डिनेट नहीं कर सकते हैं, कि नेपोटिज्म के अंदर डिफरेंट तरीके की चीज़ें होती हैं, जो कि आप हमारा मेन जब कुर्सी देने की बात हुई तब होता है। तो मैं इस चीज़ को देखता हूँ कि ये एक बहुत अच्छा लेसन है दूसरी पार्टीज़ के लिए, कि आप अपने बच्चों को अगर जब लॉन्च करते हैं उस टाइम पे करें जब आपका स्ट्रगलिंग फेस है, ना कि जब आपका पावर का फेस है। जी मैं धन्यवाद करूंगा आपका, जो आपने बहुत मुद्दों पर हमारे साथ बात करी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुशांत सिंह थे हमारे साथ, जिन्होंने बहुत स्ट्रगल करके लंदन पहुंचे हैं और लंदन के अंदर बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का वो परचम लहराया है जो बाबा साहब सोचते थे, यानी कि बाबा साहब के सपनों को साकार करने का काम किया है लंदन में जाकर। और सुशांत जी ने बाबा साहब को कभी भी नहीं भूलते हैं, हमेशा उनकी बात करते हैं, उनकी हमेशा बातों के साथ साथ उनके विचारों को हमेशा अवगत कराते रहते हैं और हर चर्चा के अंदर बाबा साहब को लेकर आते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।